हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजू सोनी बालाजी स्टडी क्लासेस से। और आज हम आप लोगों को संधि के बारे में पढ़ाएंगे, क्योंकि कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर संधि में समझ में नहीं आ रहे हैं, आपने समास तो अच्छा पढ़ा है लेकिन संधि हम समझ नहीं पा रहे हैं। जो किताबों में लिखा है, बुक में लिखा है संधि, उसको लेके हम नहीं चलेंगे। उसमें क्या लिखा है हमें कुछ मतलब नहीं। उसमें जो लिखा है अगर हम उसको लेके चलेंगे तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। तो आइए देखते हैं, पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। तो समीपवर्ती मतलब पास में, ठीक है। वर्णों के मेल से जो, अब देखो हमने आपको पहले ही चैप्टर पढ़ाया है कि वर्ण किसे कहते हैं और शब्द किसे कहते हैं। तो ठीक है, वर्णों के मेल से जो विकार को क्या कहते हैं, या परिवर्तन, मतलब वर्णों के जब मिल जाते हैं तो उनसे जो परिवर्तन होता है उसे वो क्या कहलाता है, वो हमारा संधि कहलाता है। देखते हैं संधि के पहले शब्द के अंतिम वर्ण, देखो यहां तक आ गया, पहले शब्द के यहां तक ले लिया अंतिम वर्ण तक। तो एवं, इसको इस तरह कर ले, एवं दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है। मतलब संधि में क्या होता है, संधि के पहले शब्द के अंतिम वर्ण और एवं दूसरे शब्द के आदि, अंतिम मतलब लास्ट वाला और आदि मतलब शुरू वाला, फर्स्ट वाला। तो देखो पहला शब्द हमारा लिखा है देव धन आलय बराबर देवालय, या जगत धननाथ बराबर जगन्नाथ। तो आइए देखते हैं संधि के पहले शब्द के अंतिम वर्ण। तो देखो संधि का पहला शब्द देव धन आलय बराबर देवालय। अब देखो यहाँ पे देखते हैं संधि के पहले शब्द, तो संधि का पहला शब्द कौन सा है, देव, ठीक है। एवं दूसरे शब्द का आदि वर्ण मतलब आलय। तो यहाँ पे लिखा है संधि विच्छेद हमने किया है देव धन आलय, लिखा है ना। तो देखो ये पहला शब्द है। शब्द किसे कहते हैं, एक या एक से अधिक वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं। मतलब दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर क्या बनाते हैं, शब्द। और वर्ण किसे कहते हैं, सिर्फ एक अक्षर को वर्ण कहते हैं। तो देखो हमने क्या कहा है, संधि के पहले शब्द के अंतिम वर्ण, तो पहला शब्द ये हो गया पूरा। अब इसका अंतिम वर्ण कौन है, वाह है ना। एवं दूसरे शब्द के आदि वर्ण, अब दूसरा शब्द पूरा हमारा ये है, इसका आदि मतलब शुरू का वर्ण मतलब आ, वर्ण का मेल, इन दोनों को जब हम मिला देंगे, किसको, वा और आ को, तो हमारा क्या बन जाएगा, आ खत्म हो जाएगा और वा में बड़े आ की मात्रा लग जाएगी। तो क्या हो जाएगा, देवालय हो जाएगा। अभी तक था देव धन आलय, तो ये हट गया इन दोनों को मिलाने से, तो जो विकार हुआ वो क्या हुआ, वहां पे हुआ ना, आ की मात्रा जुड़ गई ना, तो देवालय हो गया। दूसरा देखते हैं जगत धननाथ, तो इसका अंतिम, ठीक है, और इसका पहला, इन दोनों को मिला देंगे तो जग लिख लेंगे यहाँ पे, ये लिख गया हमारा। अब यहाँ पे, अब इसमें हमें ये देखना पहले कौन सी संधि है, तो व्यंजन सॉरी व्यंजन संधि है। तो देखो जगत, अब ता को हम ना से मिला देंगे तो डबल ना हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, जगन्नाथ। तो ये हमारा क्या हुआ, इनके मेल हमने बताया, पहला शब्द और अंतिम शब्द, ठीक है, आ गया ना समझ, पहला शब्द और अंतिम, मतलब पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण हमारा संधि कहलाते हैं। अब आइए आगे देखते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन ये आता है संधि के प्रकार। संधि के प्रकार, तो दोस्तों हम लोग जानते हैं संधि हमारी कितने, तीन प्रकार की होती है। संधि के प्रकार तीन होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं देखो, देखते हैं। पहली हमारी है स्वर संधि, दूसरी है हमारी व्यंजन संधि, और तीसरी हमारी
विसर्ग संधि। तो संधि के प्रकार कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। और कौन कौन सी होती है? तो नंबर 1 स्वर, व्यंजन, और तीसरी हमारी विसर्ग। अब आगे आइए चलते हैं। अब देखो इसमें से जो स्वर संधि है इसके 5 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 5 पार्ट होते हैं। वो देखते हैं कौन कौन से। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, और हमारा चौथा है यण स्वर संधि। तो ये हमारी संधियां हो गई 3। और जो लास्ट की है वो है हमारी अयादि स्वर संधि। तो देखते हैं संधि के प्रकार हम लोग देख रहे थे। तो पहले स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग। अब स्वर संधि जो है उसके भी कितने भेद होते हैं? तो पहला है देखो, अब स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। पहला हमारा दीर्घ स्वर, गुण स्वर, तीसरा वृद्धि स्वर, चौथा है हमारा यण स्वर संधि, और 5वां ही अयादि। तो अब देखते हैं हम लोग स्वर संधि को समझते हैं। ये देखते हैं हम लोग, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और हम लोग चलते हैं स्वर संधि की तरफ। तो अब आइए स्वर संधि में चलते हैं। तो देखते हैं स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो हम लोग स्वर में क्या होता है, देखो इसकी परिभाषा लिखेंगे। दो स्वरों, सिंपल सी परिभाषा के आपने मन से ही बना लेंगे। सॉरी, यहाँ पे परिभाषा लिखेंगे। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? हमारा वह स्वर संधि कहलाती है। तो क्या कहलाती है? स्वर संधि कहलाती है। अब देखो, देखते हैं आगे। अब स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि के भी प्रकार होते हैं। अभी हमने आप लोगों को बताया कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार। तो पहला कौन सा है? दीर्घ स्वर संधि। तो आइए हम आपको एक साथ ना, मतलब अलग अलग ना बता के एक साथ ही बताएंगे तो आप लोगों को शायद अच्छा समझ में आएगा। क्योंकि तो चलिए देखते हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ में क्या है? दीर्घ का मतलब ही, पहले बताइए क्या होता है दीर्घ का मतलब ही क्या होता है? इसके मतलब से ही हम लोग जान लेंगे। अगर हम लोग किताबों की लैंग्वेज पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है? आ प्लस आ बराबर बड़ा, लिखा है ना? या फिर बड़ा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा, या फिर बड़ा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा, या फिर छोटा प्लस बड़ा। मतलब ये अगर स्वर आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? बड़ा आ ही बनाएंगे। बड़ा छोटा आ मिलेगा, छोटा आ मिलेगा तो भी बड़ा आ बनाएगा, बड़ा छोटा आ मिलेगा तब भी बड़ा आ बनाएगा, बड़ा बड़ा आ बनाएगा तब भी बड़ा आ बनाएगा, और छोटा प्लस बड़ा तो भी बड़ा आ बनाएगा। लेकिन हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसको अगर हम पढ़ेंगे तो पढ़ते ही रह जाएंगे। अभी बड़ा आ पढ़ेंगे, फिर बड़ी ई के बारे में पढ़ेंगे, 4 उसके हो गए, और फिर 4 बड़े ऊ के बारे में हो गए ना। तो इसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि एग्जाम में हमसे सिर्फ यही पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी संधि है, या विसर्ग संधि का उदाहरण बताओ, या व्यंजन संधि का उदाहरण बताओ, या अयादि संधि कौन सी है निम्न में से, या फिर दीर्घ संधि कौन सी है निम्न में से। तो हम लोगों को सिर्फ पहचानना है संधि किस तरह से। तो देखते हैं, आइए देखते हैं। तो पहला दीर्घ। दीर्घ मतलब बड़ा होना, बड़ा होना ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले सभी स्वर लिख लेते हैं। हमने आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया स्वर, तो सभी स्वर लेते हैं।
हमारे स्वर इतने ही होते हैं ना, हमने पढ़ा है आपको 11, और पूरे लिख लेते हैं। लिखने में क्या हमारा, और ये हमारे क्या है, ये हमारे हो गए स्वर। अब हम लोगों को बनाना क्या है, दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि कैसे बनेगी, देखो हमने बताया दीर्घ मतलब बड़ा, तो इन उच्चारणों में बड़ा का उच्चारण कहाँ हो रहा है, पढ़ेंगे छोटा आ से छोटा आ का उच्चारण करते हैं, इसके बाद बड़ा क्या कहेंगे, बड़ा, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ। अब उच्चारण हमारा बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ हुआ। ए का उच्चारण बड़े के रूप में नहीं करते हैं, ए और ए और ए, तो ए को भी बड़ा नहीं कहेंगे कि बड़ा ए या बड़ा ए नहीं कहेंगे ना, तो यहाँ से हमारे बड़े वाले सिस्टम, मतलब बड़े वाले जो स्वर हैं वो खत्म हो गए। तो देखते हैं जहां पे हम क्या करेंगे, जहां पे दो स्वर मिलकर बड़े स्वर का निर्माण करें, वहां पे क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि। जैसे अभी हमने आपको बताया है थोड़ी देर पहले देवालय, ठीक है, तो इसमें ये हमारा क्या मिल रहा है, बड़ा आ मिला ना। जैसे देव धन आलय, तो ये दोनों मिलके छोटा आ यहाँ पे छुपा हुआ है ना, ये दोनों मिलके क्या हुए, बड़ा आ बना दिया इन्होंने। तो बड़ा आ यहाँ पे लगा ना देवालय में, और संधि विच्छेद कहाँ पे, वाह से तो हुई संधि विच्छेद, वाह और आ के बीच में तो हुआ प्लस निशान लगाना। तो जहां से प्लस का निशान लगेगा जिसके बीच में, और वहां पे अगर बड़े शब्द का प्रयोग हो रहा है तो वहां पे क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा देखते हैं, तो आ की बात हो गई, बड़ी ई की, रजनी धन ईस, तो क्या हो जाएगा, बराबर रजनीश हो जाएगा ना हमारा। अब देखो बड़ी प्लस बड़ी, बड़ी ना, तो यहाँ पे क्या लगा, बड़ी, तो यहाँ पे बड़ी ई छुपी है ना, और यहाँ पे अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बड़ी ई बन जाएगा। तो रजनी प्लस यहाँ लगा देंगे, क्योंकि यहाँ से प्लस हुआ, धन ईस बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रजनीश। तो बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई। कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे छोटा आ हुआ था, यहाँ पे बड़ा हो गया, बड़ा आ और प्लस बड़ा बराबर बड़ा आ, ये भी बनता है। तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं, छोटा आ प्लस छोटा बराबर बड़ा आ, ठीक है। दूसरा है हमारा, देखो ये लिखे ना, तो तीसरा यहाँ पे लिखते हैं। अभी हमने आ के बारे में बता दिया, आपको लिखने की क्या जरूरत है, चलो लिख देते हैं, बड़ा आ प्लस छोटा बराबर बड़ा आ, बनेगा ना, बड़ा आ प्लस बड़ा, छोटा आ प्लस छोटा, बड़ा आ प्लस छोटा, या छोटा आ प्लस बड़ा, ये भी बड़ा आ बनेगा हमारा, बनेगा। इसी तरह ई का नियम भी यही होता है, ई प्लस ई बराबर बड़ी, ई प्लस ई बराबर बड़ी, ई प्लस ई बराबर बड़ी, और बड़ी ई प्लस बड़ी, तो ये क्या बनेगा, बराबर बड़ी। तो मतलब अगर ये शब्द हमारे बन रहे हैं कहीं पे भी, तो क्या करेंगे आप, ऊ के नियम में भी यही फॉलो होता है। तो आइए ऊ का नियम देखते हैं, भानुदय लिखा है ना, भान उदय। अब अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो कहां से होगा, यहां से होगा ना, क्या करेंगे, भानु धन उदय। तो देखो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, दो मिले, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर क्या बनाया, बड़ा ऊ। अब कहां बनाया देखते हैं, भानुदय, ये बना दिया हमारा बड़ा ऊ, क्या बन गया, भानुदय। आया समझ में, देख तो फिर से देखते हैं, देवालय, देव धनालय, छोटा प्लस बड़ा बराबर बड़ा, बना देवालय। तो इसको समझने की बात है, जहां पे बड़ा आ की मात्रा लगी और वहीं से कट हो रहा है, अगर तो कट मतलब विच्छेद हो रहा है उनका, तो वहां पे क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि। रजनीश, यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगी और कट कहां से हो रहा, मतलब विच्छेद कहां से हो रहा है, तो भी बड़ी की मात्रा के पास से हो रहा है, ना विच्छेद। यहाँ पे कहा गया, ये हमारा बड़ा की मात्रा से हो रहा था और ये बड़ी की मात्रा से हो रहा है ना विच्छेद। तो यहाँ पे क्या होगा,
दीर्घ स्वर संधि। अब इसमें भी देखो यही है, यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा से विच्छेद हो रहा है, तो भानुधन उदय बराबर भानुदय। आया ना समझ में? तो इस तरह से हम इनको कर लेंगे। किसको? किसको? दीर्घ स्वर संधि को। अब इसके बाद हमारी आती है दूसरी संधि। आगे देखते हैं, इसको हम नहीं साफ करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो स्वर संधि है इन्हीं स्वरों से ही बनानी है। ठीक है, दूसरी हमारी गुण स्वर। तो देखते हैं गुण में क्या होता है। तो देखो ये हमने स्वर लिए थे, ये हमारे थे दीर्घ के। अब गुण में क्या होता है? 1 2 और 3, मतलब ऋषि बोलते हैं ना, ऋषि, इसको लेते हैं और ए और ओ। अब देखो आपको मात्राएं भी आनी चाहिए। अगर इससे कोई शब्द रिलेटेड लिखा है ए मात्रा से तो एक मात्रा चढ़ेगी, इससे रिलेटेड है तो 2, इससे रिलेटेड तो इस तरह से, और इससे रिलेटेड है तो इस तरह से मात्रा है। यह आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर इससे है तो इसमें 2 डंडे लगे किसी भी सब्जेक्ट में, मान लो इस तरह से, इसमें तो एक ही है, छोटी ई इस तरह से लगती है, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, मात्राओं का भी ज्ञान होना चाहिए। तो देखो ऋषि ए और ओ, जहां पे ऋषि और ए और ओ आ जाए वहां पे क्या होगा? वहां पे गुण संधि हो जाएगी। तो देखते हैं कैसे। ऋषि ए और ओ, तो लिख सकते हैं हम लोग अपनी ट्रिक में, जहां पर किसी शब्द में ऋषि ए और ओ, वहां पे क्या होगा? वहां पर गुण संधि हो जाएगी। तो कैसे हो जाएगी देखते हैं। तो देखते हैं, बनाने के लिए एग्जांपल में लिखते हैं। ऋषि है ना, तो इसको लिख लेते हैं हम महर्षि या देवर्षि। तो देखो महर्षि और सॉरी, तो महर्षि और देवर्षि में कौन सी संधि है? तो देखो देख लिया ना हम लोगों ने, महर्षि और देवर्षि। इसमें क्या आया? ऋषि। ऋषि शब्द का उच्चारण हो रहा है ना। महर्षि और देवर्षि में किसका उच्चारण हो रहा है? ऋषि का। तो इसमें कौन सी संधि है? आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पहचानने की विधि बता रहे हैं। तो कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि। पहचानने की विधि, क्योंकि हमारे एग्जाम में सिर्फ पहचानना ही आता है। और अगर या फिर देंगे तो पूछेंगे निम्न में से कौन सी संधि है, या गुण संधि का एग्जाम्पल पूछेंगे। तो ऋषि जहां पे आया वहां पे गुण स्वर संधि होगी। तो आगे देखते हैं इसी के आगे। अब ए मतलब एक मात्रा वाला मेरा। तो देखते हैं, जैसे गणेश, गणेश लिखा ना, या महेश, महेश लिखा ना, महेश, महेश या गणेश। तो इसमें कौन सी संधि है? देखो पहचाने की भी बता रहे हैं। इसमें भी एक मात्रा है ऊपर, इसमें भी एक मात्रा है ना, एक एक। तो जब एक एक है तो इसमें कौन सी होगी? गुण स्वर संधि। इसको भी हमने क्लियर कर दिया। आगे देखते हैं, फिर एक मात्रा होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ एक बड़ा आ की मात्रा भी होनी चाहिए। तो देखते हैं, जैसे लिख देते हैं महोदय। तो देखो महोदय अगर लिखा मैं लिखा है ना, अगर इसमें ओ की मात्रा लगा दे, महो हो गया। अब दे लिख दिया तो ओ की मात्रा लगी ना, तो यहाँ पे एक मात्रा है, नीचे साथ में एक बड़े आ की मात्रा भी है। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा? गुण स्वर संधि। तो आशा करते हैं गुण स्वर संधि भी समझ में आई होगी। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं। अगला हमारा वृद्धि। वृद्धि स्वर संधि। देखो वृद्धि, अब देखो वृद्धि का मतलब क्या होता है? यहां पे क्वेश्चन है, वृद्धि का मतलब क्या होता है? तो वृद्धि मतलब होता है बढ़ना। वृद्धि मतलब क्या होता है?
बढ़ोतरी, तो बढ़ोतरी होती है ना, यहाँ पे क्या होता है, बढ़ना, या लिख देंगे बढ़ोतरी। तो इसको देख के ही पहचानना है कि वृद्धि मतलब बढ़ना। तो देखो यहां तक तो हमारा खत्म हो गया, सॉरी यहां तक नहीं, ये हमारा खत्म कहां हुआ, ये खत्म हुए और ये खत्म हुआ, बचा क्या, ये बचा ना हमारा। तो इसको इस तरह से ले लेंगे और इसको इस तरह से, तो वृद्धि मतलब बढ़ना। तो सॉरी अभी अभी हम लोग एक एक मात्रा वाले ले रहे थे, अब इसके बाद बढ़ा के कितना कर देंगे, दो दो, कितना कर देंगे, दो दो। तो देखते हैं ए और औ, ए और औ। अगर इसको लिखना है तो लिख सकते हैं जहां ए और औ हो जाए, ए और औ हो जाए, तो ए और औ, ए और औ आ जाए, या फिर लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं और आ जाए। अगर आपको पहचानना है तो आ जाए। आप पहचानने की भी देखिए कैसे पहचानेंगे, तो जैसे एग्जांपल में देखते हैं, इसे इसकी मात्रा है तो हमें पता होना चाहिए इसकी मात्रा इस तरह लगती है और इसकी मात्रा में इस तरह से लगाई जाती है। तो ये लिखा है, अगर मान लो लिखा है सिर्फ इतना सब लिखा, तो इसको हमें बनाना क्या है, वृद्धि बनाना है ना, तो लगा दी इसके ऊपर, क्या हो गया, तथैव। दूसरा देखते हैं तथैव, मतलब इससे हमें क्या मिला कि किसी भी एक वर्ण के ऊपर अगर दो मात्राएं लगी हुई हैं या एक से बढ़ रही है ना, अभी तक तो एक ही मिली थी हमें, अब क्या हुआ, वृद्धि मतलब बढ़ना, एक से दो बढ़ गई हैं, तो क्या हुआ, सदैव और तथैव। सदैव और तथैव। अब आइए देखते हैं आगे, आइए देखते हैं क्या है हमारा, सदैव तथैव हो गया ना। अब औ से वाले में देखते हैं, औ में क्या होगा, महोत्सव। पहचानने के लिए देखिए, महोत्सव क्या लिखा है, महा, मैं लिखा है ना, अब इसके आगे दो मात्रा, ये वाली मात्रा लगा देंगे ना, ये वाली मात्रा, तो इसके आगे लिख देंगे महोत्सव, तो क्या होगा, महोत्सव। दूसरा है, इसमें भी दो मात्राएं लगा देंगे, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। तो देखो इसमें दो दो मात्राएं मिली ना, ये वाली, तो इसमें क्या हुआ, वृद्धि स्वर संधि। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा वृद्धि स्वर संधि। आगे चलते हैं, तो नोट कर लेना सभी लोग। आप देखते हैं कुछ और हम आपको बताने जा रहे हैं इसी में, अभी तीन पहले कंप्लीट कर देते पूरी आपकी। तो देखो ये था हमारा दीर्घ, ये जो स्ट्रक्चर बना है ये हमारा था दीर्घ के बारे में, और ये वाला जो बना है ये हमारा था गुण के बारे में, गुण संधि के बारे में ना था ना, और ये वाला जो बना है इसको ये किसके बारे में था, वृद्धि संधि के बारे में। ठीक है ना, तो हमारी क्लियर हुई। अब आगे चलते हैं, इसको हम साफ कर देते हैं, आगे चलते हैं यण पे। आगे चलते हैं यण पे, यण स्वर संधि। तो देखो यण स्वर संधि, इसको आप पहचानेंगे कैसे, सबसे बड़ी बात, तो ये चालू कहां से हुआ, सबसे पहले या से चालू हुआ है ना, तो इसमें क्या करेंगे, या रा और वा, या रा और वा, ये तीन अक्षर जो हैं इन्हीं से मिलकर यण संधि बनी है। अब आपको बताएंगे कैसे, तो या रा वा के पहले आधा अक्षर या वर्ण, आधा वर्ण या आधा अक्षर आ जाए, तो वहां क्या होगा, वहां पे हमारी यण संधि बन जाएगी, वहां यण संधि होगी, वहां क्या होगा, यण संधि होगी। कैसे देखते हैं कैसे, या रा और वा लिखा है अत्यधिक, पहचानने की विधि, अत्यधिक, या के आगे क्या है, ता, तो या के पहले आधा अक्षर है ना, पहले आधा अक्षर, पहले आधा अक्षर आ जाए तो क्या होगा, अत्यधिक,
दूसरा हमारा है न्यून, तो यहाँ के पहले इसमें क्या है, आधा अक्षर, तो ये भी क्या होगा, यण स्वर संधि। अगला है रा, तो रा को हम छोड़ देते हैं 1 सेकंड के लिए, क्यों, क्योंकि इसको बताने में हम बाद में बता सकते हैं, आपको यही बता देंगे अभी। दूसरा थे वाम ले लेते हैं, तो वाह जैसे स्वागत। आप देखो, अगर कोई व्यक्ति पूछता है कि स्वागत में कौन सी संधि है, तो स्वागत में कौन सी संधि है, यण, क्यों, वाह के पहले आधा अक्षर आया। हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों एक काम करना आप लोग, कि हम इतना मेहनत करते हैं तो आप भी थोड़ी मेहनत ना करिए, सिर्फ मेरा साथ दीजिए। और साथ आपको क्या देना है, ये साथ देना है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हम आगे के लिए आपको वीडियो देते रहें, ठीक है। तो अब रा की बारी आती है, तो लिखते हैं पित्राज्ञा। पित्राज्ञा नहीं समझ में आया होगा, हमें पता है नहीं समझ में आया होगा, क्यों, पित्राज्ञा, त्रा त्रा त्रा, फिर से त्रा मतलब ता और रा, त्रा, पित्राज्ञा। अगर हम इसको लिखेंगे पित्रा, तो रा के पहले ता आया ना, इंग्लिश में लिख के देख लो ना, क्या हो गया, पित्राज्ञा। पित्राज्ञा क्या आया, रा के पहले आधा ता आया ना, देखो कैसे करेंगे, पित रा क्या आया ना, रा है ना, रा के पहले क्या आना चाहिए, आधा ता, तो पित्राज्ञा हुआ ना, पित्राज्ञा, मात्राज्ञा हुआ ना। तो इस तरह से आधे अक्षर बने, तो क्या होगा, यण स्वर संधि। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग आगे, तो आइए देखते हैं अगली लास्ट हमारी स्वर संधि की अयाद स्वर संधि। तो अयाद में क्या होता है, ए का ऐ का आय, ओ का औ का आओ के रूप में परिवर्तित हो जाए, वहां पे क्या होता है, अयाद संधि। लेकिन ये ट्रिक हमारी नहीं काम करेगी, क्योंकि यही बुक में लिखी रहते हैं। तो अब देखते हैं अपनी ट्रिक, इसमें क्या होता है, सबसे प्लस पॉइंट यहाँ पे देखते हैं कि क्या करेंगे, ये जो होते हैं ये इसके ऐसे लिखते हैं, इसके सभी एग्जाम्पल 3 अक्षरों के होते हैं। देखो पहचानना है ना मैं लोगों को, तो पहचानने के लिए इसके सभी एग्जाम्पल क्या होते हैं, 3 अक्षरों के होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या करना है, इतना करके हमें पता है ना कि 3 अक्षरों के होते हैं। नयन, नायिका, पावक, पावन, ठीक है। ये क्या है हमारे, ये सभी 3 अक्षर के आ रहे हैं ना, तो क्या हो गए, नयन, नायिका, पावन, पावन, पावक आदि। देखो इसमें कोई भी ऐसा शब्द नहीं जो 3 से ज्यादा हो या 3 से कम हो, तो नयन, नायिका, पवन, पावन, पावक। अब इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे, नयन, ने धन अन, ए का किसमें हुआ, आ के रूप में चेंज हुआ ना, ठीक है, ने धन अन, तो नयन। तो इसको हमें पहचानने की विधि क्या करनी है, हमें सिर्फ पहचानने के लिए ही देखना है। तो किस तरह से पहचानना है, जहां पे सभी एग्जाम्पल 3 अक्षरों के हो, लेकिन कुछ इसके अपवाद भी हैं, ठीक है। तो चलो एग्जाम्पल क्या होते हैं, 3 अक्षरों के, नयन, नायिका, पावन, पावक, पावक, ठीक है, अनल, ये सब क्या है, ये सब है हमारे अयादी स्वर संधि के एग्जाम्पल। तो पहचानने की विधि यही है कि ये क्या होते हैं, ये 3 अक्षरों के होते हैं, और इनका अगर संधि विच्छेद करेंगे हम, तो जैसे संधि विच्छेद करेंगे, नय धन अन, नय धन अन बराबर नयन। तो देखो जो ये है, तो विच्छेद करने पर हम लोग लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे,
यहाँ पे लिख लेंगे, इस तरह लिख देते हैं, विच्छेद करने पर आगे, आगे मतलब प्रारंभ, प्रारंभ वाला वर्ण ए, ऐ, ओ और औ, मतलब ए, ऐ, सॉरी, ए, ऐ, ओ और औ का रूप ले ले, के या फिर लिख दें के रूप में परिवर्तित। तो देखो हमने इसका संधि विच्छेद किया, ने धन अन, नए धन नए ना, ने धन, तो ए में परिवर्तित हुआ ना, तो क्या हुआ, ए ऐ, अगर हम जैसे करते हैं आगे अगला देखते हैं, जैसे मान लो लिया हमने नाविक, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, नौ धन इक। तो देखो ये आया ना, हमें चेंज क्या करना है, अगर विच्छेद करने पे प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण मतलब ये वाले, मतलब ये वाला प्रथम वर्ण, ने और नौ, तो या ने धनन मतलब बराबर नयन, नयन हुआ ना, तो इस तरह से नाविक का क्या होगा, नाविक का क्या होगा, नौ धन इक, नौ धन इक बराबर नाविक, नाविक हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या चेंज हुआ, ये चेंज हुआ ना। तो इसी तरह से हम संधि विच्छेद करने पर देख लेंगे कौन सी संधि है। अगर संधि विच्छेद करता हुआ हमें दे रहा है तो भी क्या करेंगे हम, तो भी इसमें देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। आगे चलते हैं हम लोग, व्यंजन हो गया हमारा, अभिनय हुआ, देखते हैं अभी आगे देखते हैं आयात, आयात के बाद हम लोग आते हैं व्यंजन पे। तो व्यंजन में क्या होता है, व्यंजन संधि, स्वर संधि हमारी खत्म हो चुकी है, अब आगे आते हैं व्यंजन पे। तो व्यंजन में क्या होता है, देखो इसको पहचानने की विधि हमने अभी पढ़ा था, यण पढ़ा था ना। अब यण जिस तरह लिखा होता है तो व्यंजन या से चालू होता है, यण भी। तो देखो यण में क्या था, या, रा, वा के पहले आदाक्षर आ जाए ना, और इसमें आदाक्षर ऑलरेडी लगा हुआ है, लिखने पे ही लगा हुआ है या में आदाक्षर। तो इसमें क्या करेंगे, या और रा और वा को छोड़कर आधा अक्षर आ जाए, छोड़कर लिखते हैं, छोड़कर अन्य सभी व्यंजनों में, अन्य सभी व्यंजनों में आधा अक्षर है, अन्य सभी व्यंजनों में क्या हो, अन्य सभी व्यंजनों में आधा अक्षर है। तो देखते हैं या, रा, वा को छोड़कर। और एक बात और, इसका एक दूसरा नाम भी होता है हल्शन, ये याद रखना। क्यों, क्योंकि जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो हमें विच्छेद करने पर जो प्रारंभ का शब्द होता है उसके लास्ट वाले वर्ण में हलंत का प्रयोग होता है, इसलिए इसको हल संधि भी कहते हैं। देखते हैं कैसे। तो पहले इसको देख लेते हैं, या, रा, वा को छोड़कर अन्य सभी व्यंजनों में आधा अक्षर है। तो या, रा, वा को छोड़ देंगे, जैसे लिख लेंगे, लिखते हैं जगन्नाथ। सबसे देखो जगन्नाथ लिख लिया ना, दिगंबर, दिगंबर लिख लिया। चलो तो ही देख लेते हैं। देखो यहाँ पे बा है, वा नहीं है, तो इसको देखते हैं दिग धन अंबर। देखो क्या हुआ, सबसे पहले ये हुआ कि आधा अक्षर आया, तो हम लोगों ने पहचान लिया, या, वा, रा को छोड़कर आधा अक्षर आ गया, तो हमें पहले ही पता हो गया दिगंबर में व्यंजन संधि है, पता हो गया ना। दूसरे में जगन्नाथ, इसमें भी दो आधे अक्षर आ गए ना, तो पता चल गया कि जगन्नाथ में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। तो देखते हैं इसका अगर संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, जगत धन। अब देखो हमने अभी व्यंजन संधि के बारे में एक और बताया, इसको हल संधि कहते हैं। अब इसको हल संधि क्यों कहते हैं ये देखते हैं। इसका विच्छेद करेंगे, अगर क्या करेंगे, विच्छेद करने पर किसको, संधि का विच्छेद जब करेंगे तो विच्छेद करने पर प्रारंभ के जो ऐसे लिखते हैं, प्रारंभ का शब्द, ये शब्द में
अंतिम वर्ण में, इस शब्द में अंतिम वर्ण में क्या हलंत, हलंत लिखा होगा या हलंत, हल्की इस तरह से जो निशान होता है इसको हलंत बोलते ना, का प्रयोग हो। तो क्या लिखा है, विच्छेद करने वाले, विच्छेद किया ना, का प्रारंभ के शब्द, तो प्रारंभ का शब्द पूरा ये हुआ ना। अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण कौन सा हुआ, ता हुआ ना, में हलंत का प्रयोग हो, तो हलंत का प्रयोग हुआ ना ता में, तो क्या हुआ, व्यंजन संधि, याद रखना। दिगंबर, इसमें भी हलंत का प्रयोग हुआ ना, तो क्या हुआ, व्यंजन संधि। तो आशा करते हैं ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे चलते हैं हम लोग, आइए देखते हैं आगे हमारा कौन सा है लास्ट, विसर्ग संधि बची हुई है, देख लेते हैं। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। फिर से देखते हैं, विसर्ग के बाद जब विसर्गें आती हैं उसके बाद, अब आप लोगों को पता होगा इसको हम क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं ना। के बाद स्वर या व्यंजन, स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए, आने पर जब आ जाए उसके बाद विसर्ग में जो विकार मतलब परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि। देखो इसको तो हम लोगों ने जान लिया विसर्ग संधि कहते हैं, ये तो हमारी परिभाषा हो गई। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा ट्रिक बना लें तो किस तरह बनाएंगे, इसको लिखेंगे हम विच्छेद करने पर, विच्छेद करने पर पहले वाले या पहले मतलब लिख सकते हैं प्रारंभ, प्रारंभ के शब्द, जो प्रारंभ का शब्द होता है, प्रारंभ के शब्द में विसर्ग, विसर्ग मतलब विसर्गों का प्रयोग, इस तरह समझ सकते हैं ना, इसको समझ सकते हैं ना। देखो विच्छेद करने पर पहले या प्रारंभ के शब्द में विसर्गों का प्रयोग हो, ये हमारा विसर्ग निशान है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लिखा है हमारा मनोयोग, ठीक है ना। दूसरा लिख देते हैं तपोबल, देख लेते हैं। अब मनोयोग का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, मनाधन योग, क्या हो जाएगा, मनाधन योग। और अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तपोबल का तो क्या होगा, तपाधन योग। तप होगा ना, लेकिन विसर्ग भी लग जाएंगे, तो तप, देखो मनोयोग, तपो यहाँ पे योग लिख गया है तो यहाँ पे तपोबल है ना, तो समझ लेना हो जाती है जल्दी जल्दी में, कभी कभी हो जाता है। तो मनोयोग, मना धन योग, तो क्या हुआ, मना योग, मना धन योग, ठीक है, मनोयोग, तो मना धन योग, तो क्या होगा, विसर्गे यहाँ पे होंगे, कहाँ पे, विच्छेद करने पर पहले या प्रारंभ के शब्द में। तो पहला प्रारंभ जब हमने विच्छेद किया तो पहला प्रारंभ का शब्द कौन बना, मन बना, और इसमें विसर्गे लग गई, प्लस योग बन गया, तो क्या हो गया, ऐसे ही समझ लेते हैं, मन बने पहला वाला शब्द और विसर्ग का प्रयोग हुआ तो मनोयोग हो गया। अब दूसरा बना, तप बना और विसर्ग का प्रयोग हो गया और बल लिख गया तो तपोबल हो गया। आया समझ में। तो हमारा आज का चैप्टर खत्म होता है। अब देखते हैं, हमने आपको संधि पढ़ा दी है, ठीक है। तो बच्चों समझ में संधि आप लोगों को आशा करते हैं समझ में आया होगा, क्योंकि हमने दोनों तरीके से बताई, आपको दो तरीकों से बताया है तो समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, तो जिससे कि हमें सपोर्ट आपका मिले और हम आगे आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो डालते रहें। तो आगे चलते हैं दोस्तों, अगली क्लास में हम आगे पढ़ेंगे इस आगे के लिए।